हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आपकी मेंटोर मोनिका और आज डिस्कस करेंगे एक अहम मुद्दे पर। मेरे पीछे आप एक न्यूज़पेपर देख रहे हैं जिसमें काफी पुरानी खबर को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है कि एंड ऑफ 200 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब 200 सालों पुरानी औपनिवेशिक सत्ता भारत से खत्म होती है। और ये वो दिन है जब भारतीयों के द्वारा किए गए बलिदान का प्रतिफल उन्हें मिलता है। यहां पर नीचे एक और लिखा है कि टू डोमिनियंस क्रिएटेड, यानी कि दो राष्ट्रों में अब ये समस्त भूभाग बट जाता है। एक राष्ट्र के रूप में इस्लामिक नेशन पाकिस्तान और दूसरे राष्ट्र के रूप में लोकतंत्र भारत। अब भारत एक लोकतंत्र के रास्ते को चुन तो लेता है साथियों, परंतु चुनौतियां बहुत होती हैं इस रास्ते में। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत भर के बुद्धिजीवियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिस वर्तमान तस्वीर को आज हम देखते हैं, इसके पीछे के उन संघर्षों को और वर्तमान में आगे के उन फल को, आउटपुट को हम किस तरीके से देखेंगे, इस पूरे सेशन में हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ, उसमें ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था, इकोनॉमिक परिदृश्य क्या था और राजनीतिक सिनेरियो क्या था, इन तीनों पुस्तकों के माध्यम से हम इस चीज को जान और समझ सकते हैं। जब हम यहां बात करते हैं इतिहास की, इस एनसीईआरटी बुक की, इस पुस्तक के अंदर उन सभी स्वाधीनता संघर्ष को भरा हुआ है, उन सभी आंदोलनकारियों के योगदान को भरा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार से चुप नहीं था, सभी अपने अपने इस योगदान को दे रहे थे। यहां पर बताया गया है कि रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, आदिवासी क्षेत्रों से कैसे सभी अपने अपने कंट्रीब्यूशन को इस स्वाधीनता के लिए दे रहे थे, लगा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, महिला और साथ ही साथ सभी तमाम वर्गों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से किसी न किसी रूप में अपने इस कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ा रहे थे। जब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में क्या ये चुनौतियां खत्म हो गई थी, तो नहीं। आजाद भारत में 500 प्लस रियासतें थी जो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड फॉर्म में थी। इनको एकजुट करने का जो प्रयास किया गया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। औपनिवेशिक काल में प्रजा रही जनता को नागरिक बनाने का जो एक सफर था वो इतना आसान नहीं था। इनको एक झंडे के नीचे एक देश के निवासी नागरिक बनाया गया और इस प्रयास को करने में काफी चैलेंजेस आए। इन सब का जिक्र इस इतिहास की बुक के अंदर किया गया है। साथ ही साथ यहां पर है आर्थिक विकास। भारत का आर्थिक विकास कैसा था उस समय? हमारे पास संसाधन तो थे, परंतु कहीं ना कहीं हम संसाधन विहीन स्थिति फील कर रहे थे। हमारे पास जमीनें तो थी, परंतु औपनिवेशिक सत्ता ने उस जमीन का इतना दोहन कर लिया था कि उसकी फर्टिलिटी डाउन हो गई थी। हमारे पास उद्योग नहीं थे उस समय, यातायात के साधन नहीं थे, रेल का विकास उतनी मैच्योर स्थिति में नहीं हो पाया था। कुछ सुधार जरूर किए थे अंग्रेजों ने, परंतु कहीं ना कहीं वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन सुधारों को कर रहे थे। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में धन विदेश जा चुका था और आज हमारे सामने चुनौती एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी थी, जहां मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, जहां साक्षरता की दर बहुत कम थी। इस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लेवल काफी कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी, शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति नगण्य थी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो इन तमाम चुनौतियों से सीमित संसाधनों के बल पर हमारे राजनेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने कई तरीके के कार्य किए, जिन कार्यों को एक ही धरातल पर लाया और संविधान नामक पुस्तक का निर्माण किया। और इस राजनीति विज्ञान की इस एनसीईआरटी बुक में आप अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से नागरिकों को समान धरातल पर लाने का कार्य किया गया। सभी को इस चीज के लिए अश्योर किया गया कि यह संविधान नामक पवित्र ग्रंथ आपको प्रत्येक तरीके से सुरक्षित रखेगा। ये आपको गारंटी देगा कि आप सभी सुरक्षित हो, आपको समानता का अधिकार है, आपको प्रत्येक स्तर पर समानता दी जाएगी। यहां पर कोई भी किसी भी मूल, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान
के स्तर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी के भी प्रति कोई भी विभेद की नीति नहीं अपनाई जाएगी। इस चीज के लिए संविधान ने अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी के तहत। इसी के साथ दूसरी तरफ संविधान ने अपने नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत भी सुरक्षा दी, जहां पर राइट टू फ्रीडम यानी कि आजादी की स्वतंत्रता दी गई। ये आजादी हमें औपनिवेशिक सत्ता में नहीं थी, हम अपनी मर्जी से बोल चल या कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, हमें हर जगह पाबंदियां थी। उन पाबंदियों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया इस पवित्र ग्रंथ संविधान ने, जहां पर अनुच्छेद 19 नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है एक्सप्रेशन की, स्पीच की, सेटल होने की, कहीं पर भी घूम फिर आने की, कहीं पर भी संघ बनाने की या किसी भी वृत्ति व्यवसाय ऑक्यूपेशन को अपनाने की। तो ये थी वो एग्जिट वजह जिसको संविधान सुनिश्चित करता था आर्टिकल 19 में। यहीं पर साथ ही साथ अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के ही तहत एक अन्य अनुच्छेद दिया गया आर्टिकल 31, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को इस चीज के लिए भी सुनिश्चित कराया गया कि आर्टिकल 31 के तहत आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार है और किसी को कोई हक नहीं है कि आपसे आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को छीन सके। यदि किसी भी मूल अधिकार को कोई छीनता है या किसी भी प्रकार से न्यूनीकरण करता है, अल्पीकरण करता है, तो आप आर्टिकल 32 जो कि स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अपने अधिकार को छीने जाने या कम करने की गुहार लगा सकते हो। यहीं पर दूसरी तरफ, जहां एक तरफ नागरिकों को मौलिक अधिकार देकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज के लिए सिक्योर कराया, वहीं पर दूसरी तरफ संविधान में ही संसद को भी एक शक्ति प्रदान कर दी गई। यहां पर कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत पार्लियामेंट को भी यह अधिकार होगा कि वह भी संविधान के जिन भागों में लगता है भविष्य में कोई परिवर्तन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तो वहां पर अमेंडमेंट की शक्ति भी पार्लियामेंट को दे दी गई। जिस समय पर हमारे फोर फादर इस संविधान को बना रहे थे, जिस संविधान को बनाने में उन्होंने दिन और रात एक कर दिया, 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बनकर तैयार होता है और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। ये एक लगातार किया गया प्रयास था, जिसको पूरे के पूरे देश में 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट कर दिया गया। जब तक ये इंप्लीमेंट हुआ तब तक शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था कि फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट की अमेंडमेंट वाली पावर क्या कभी आपस में ओवरलैप भी कर पाएंगी। हुआ यही, अनुच्छेद 368 को बहुत ही जल्दी 1951 में प्रयोग कर लिया गया और संविधान में संशोधनों की बाढ़ सी लग गई। जहां एक तरफ ये कहा गया था कि आर्टिकल 31 ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपनी संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार है, वहीं पर इसी संपत्ति के अधिकार पर दिक्कत आने लगी, क्योंकि जिस क्षेत्रीय विषमताओं के साथ में भारत आजाद हुआ था, उन डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपने अपने विकास के मॉडल को सुरक्षित करना चाहा। और यहीं पर जब भूमि अधिग्रहण जैसे कानून आए, तो उन भूमि अधिग्रहण कानून में ही एक बड़ा ही फेमस मामला है केशवानंद भारती केस 1973 केरल राज्य, जिसे वर्ष 2023 में पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। अतः यह मामला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी को समझेंगे, परंतु उससे पहले थोड़ा सा इसका आधार जान लेते हैं कि आखिर ये मसला उठा कहां से। जब हम बात करते हैं 1967 में गोलकनाथ केस की, ये पंजाब राज्य का एक बहुत ही फेमस केस है, जिसमें गोलकनाथ जी एक जमींदार होते हैं और उनके पास में जमीन का एक बड़ा हिस्सा होता है। परंतु जैसा मैंने अभी बताया कि पूरा देश कई गुटों में बटा हुआ था, अलग अलग डिस्पैरिटीज थी। यहां पर एक डिस्पैरिटी थी आर्थिक असमानता की। एक वर्ग था जिसके पास में अथाह संपत्ति है, जिसके पास में जमीन का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके पास में धन का, संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं पर दूसरा जो वर्ग था, जिसके पास में या तो कोई संसाधन है ही नहीं, या यदि है तो बहुत ही कम मात्रा में है। तो अब कैसे उनको समानता के धरातल पर ले जाया जाए, जो सपने संविधान निर्माताओं ने देखे थे, कैसे उनको साकार किया जाए।
राज्य के सामने आर्थिक समानता, आर्थिक विकास एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था। तो कई राज्य इस डेवलपमेंट की होड़ में लग गए और अपनी अपने क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराने के लिए, रोड एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नई नई सड़कें बिछाने के लिए, नए नए इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए लग गए। वहीं पर जब गोलकनाथ जी से उनकी जमीन का अधिग्रहण करने की बात होती है भूमि अधिग्रहण कानून के तहत, तो गोलकनाथ जी आर्टिकल 31 को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत वह इस चीज की गुहार लगाते हैं कि यह मेरा मौलिक अधिकार है और इसको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसी में एक फैसला आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कहा यह जाता है कि संसद को संविधान के मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में अमेंडमेंट की शक्ति नहीं है। ये एक बड़ा फैसला आता है। परंतु यहां पर हम क्या देखते हैं, जो एक बहुत ही फेमस केस है, एक लैंडमार्क डिसीजन आता है 1973 में। मामला कुछ कुछ वैसा ही है। मामले में वही भूमि अधिग्रहण है। यहां पर केरल राज्य में एक जिला है कासरगोड, जिसमें एक एडनीर मठ उपस्थित था, जिसके मठाधीश थे केशवानंद भारती जी और जिनके पास जमीन थी। अब ऐसा समझा जाता है कि ये जमीन बहुत ज्यादा है, अतः इसमें से कुछ जमीन लेकर उन वर्गों को दे दी जाए जिनके पास जमीन नहीं है। अतः राज्य सरकार इनसे जमीन लेने की चेष्टा करती है। अब केशवानंद भारती जी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं ये मेरा मौलिक अधिकार है और जितने लोग हमारे पास हैं, हम अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं और ये तो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी हमें दी है, हमें अपने रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर प्रावधान है संविधान में, जो स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। तो अतः हमसे इन मूल अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। यहां पर एक बड़ा मसला हो जाता है और एक नया फैसला आता है, जिस फैसले को देखने से पहले हम आर्टिकल 137 देख लेते हैं, जिसके तहत है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों पर भी समीक्षा कर सकता है। आर्टिकल 137 इसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई ऐसा फैसला पहले भी आया है, उस पर दी गए निर्णय को रिव्यू कर सकता है पुनः। अतः इसके तहत इतिहास में अब तक की सबसे लंबी बेंच बैठी केशवानंद भारती केस में सबसे ज्यादा दिनों तक इस पर बहस चलती है और बाद में 13 जजों की इस बैच का फैसला आता है 7:6। यहां पर निर्णय यह लिया जाता है कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड, यानी कि पार्लियामेंट की संशोधन करने की शक्ति वैध है और वह संविधान में मूल अधिकारों समेत किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। परंतु यहां पर एक नया डॉक्ट्रिन निकल के सामने आता है, जिसको कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या, इसको कहीं पर भी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। इसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो समय समय पर केस टू केस इस चीज को डिफाइन करती है। यहां पर एक बात समझ में आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सीधा सा मतलब यह है कि जिस दर्शन के साथ में संविधान का निर्माण किया गया था, उस दर्शन को नहीं हटाया जा सकता। जो एक मूल संरचना है संविधान की, जिसको लेकर के संविधान निर्मात्री सभा ने इस संविधान जैसे प्योर ग्रंथ को बनाया था, उस मौलिक संरचना के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये चीजें आज भी चल रही हैं और आगे भी इस तरीके के अमेंडमेंट्स की प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु यहां पर जो ये 1973 में मामले का फैसला आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस मुद्दे को समझे होंगे और इसमें इस चीज को भी समझे होंगे कि एनसीईआरटी अपना किस तरीके से रोल अदा कर रही है। आप जब एनसीईआरटी की बुक्स को इंटर रिलेट करके पढ़ोगे, इतिहास को पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के साथ जोड़ के पढ़ोगे, तो आप इस तरीके के अन्य इंटरेस्टिंग मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर जीएस एनसीईआरटी बैच है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अलीगंज ब्रांच में विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।